पी एन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस। तो फिर से रिमाइंड कर लें, 6 क्लासेस हो चुकी हैं और आज की क्लास में हम लोग फॉरवर्ड वाइज में कैसे काम करता है ये समझेंगे। तो पी एन जंक्शन को दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, फॉरवर्ड में और रिवर्स में। अगर पी साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करें, एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करें, तो पी एन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज में काम करता है। उल्टा कर दे तो नेगेटिव में काम करेगा। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि जब पी एन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज में काम करता है तो कौन सी फिनोमेना से करंट फ्लो करता है? फिनोमेना का नाम क्या है? करंट डिफ्यूजन की वजह से भी फ्लो करता है, ड्रिफ्ट की वजह से भी फ्लो करता है। तो करंट कौन सी फिनोमेना से फ्लो कर रहा है जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है? तो व्हेन पीएन जंक्शन इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, व्हिच इज द फिनोमेना? आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट करके, लाइव वाले बच्चे। जो कमेंट नहीं, सॉरी, आज बोल करके बताना, और वीडियो में एरर नहीं आएगी अगर आप अनम्यूट होकर के बोलेंगे तो। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट कौन बताएगा? लाइव वाले बच्चे कमेंट करके बताएं, वो सॉरी बोल करके बताएं जल्दी से। बताएं, जल्दी बताएं। नहीं, ड्रिफ्ट इज नॉट करेक्ट। डिफ्यूजन से है, क्यों है? कोई बताएगा डिफ्यूजन से है क्यों है? हाँ तो वो तो है, लेकिन कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि हम लोग फॉरवर्ड पढ़ा और ड्रिफ्ट कह दिया, और अगर हम डिफ्यूजन भी समझाएंगे तो ये भी नहीं बता पाएंगे कि डिफ्यूजन कैसे हो रहा है ना? तो सबसे बड़ी मिस्टेक ही हम यहीं पे करते हैं। तो हमको बेटे सबसे पहले देखो 2-3 बातें समझनी है कि जब हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पी टर्मिनल पे मेजोरिटी में होल्स हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन साइड में मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी में होल्स हैं, ठीक है? अच्छा, हमने एक बैरियर पोटेंशियल नाम की एक टर्म पढ़ी थी, जिसको बैरियर हाइट भी कहते हैं। बैरियर पोटेंशियल, बैरियर हाइट, जो डिप्लीशन लेयर विड्थ की वजह से आ रही थी। पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन, नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन, इन दोनों को मिला करके जो रीजन बन रहा था उसको मैंने डिप्लीशन रीजन कहा। और उस डिप्लीशन रीजन में कोई भी फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इसका नाम डिप्लीशन रीजन था, ठीक है? अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि शुरुआत में जब पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा था तो बहुत तेजी से डिफ्यूजन होगा। पी साइड से होल भागेंगे, एन साइड से इलेक्ट्रॉन भागेंगे जंक्शन की तरफ, और ये क्या करेंगे, रिकम्बाइन कर करके जंक्शन पर आयंस क्रिएट कर देंगे। क्योंकि पी साइड ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया था तो पी साइड पर एक्सेप्टर आयन जमा हो जाएंगे, और एन साइड ने इलेक्ट्रॉन्स को दिया था तो एन साइड पर डोनर आयन जमा हो जाएंगे। और इस डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, एक बिल्ट इन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, जिसका नाम बैरियर पोटेंशियल था। हम इसको आगे सुनेंगे कि ये कट इन पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी है। अच्छा, इस बैरियर पोटेंशियल की वजह से क्या हो रहा था, अब माइनॉरिटी के चार्ज कैरियर से उठ करके आ रहे थे। पी साइड से इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में हैं और एन साइड से होल्स माइनॉरिटी में हैं। ये मूव करना शुरू करेंगे। एक प्रोसेस ऐसी होगी कि डिफ्यूजन करंट बढ़ने से बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा, बैरियर पोटेंशियल के बढ़ने से बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से माइनॉरिटी कैरियर्स उठकर आएंगे। माइनॉरिटी कैरियर्स उठेंगे तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा। ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से हो रहा था? ये जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ इसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रहा था। आपने इसी को सोच करके कह दिया कि फॉरवर्ड वाइज में लगाने से ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। नहीं, फॉरवर्ड वाइज में डिफ्यूजन करंट से करंट फ्लो होता है मेजर मिली एम्पियर रेंज में। मैं इसी एक कॉन्सेप्ट को यहाँ डिस्कस करूंगा। देखो, मैं एक डायग्राम की फिर से एक हेल्प लेकर के फिर से दोबारा समझाना चाहूंगा कि हमारा जो स्पेस चार्ज रीजन था, यहाँ अगर मैं फॉरवर्ड बायस की बात करूं तो बैरियर पोटेंशियल क्या था? बैरियर पोटेंशियल वो पोटेंशियल था अगर उससे ज्यादा का पोटेंशियल, उससे ज्यादा का एनर्जी, ईवी नॉट की एनर्जी मेरे किसी इलेक्ट्रॉन के पास है तो वो कूद करके जा सकता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। समझिएगा फिर से कि इसके पास कई सारे एनर्जी के चार्ज पार्टिकल हैं, इसके पास होल्स हैं हर एनर्जी के, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है कई एनर्जी के। शुरुआत में क्या होगा कि मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल रिकम्बाइन, गिव्स राइज टू सब करंट, बट एज सून एज दिस डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म, कुछ कम एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे कि इनके पास एनर्जी कम है, वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे, उसके पास एनर्जी ईवी नॉट के बराबर नहीं है, उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो हमारा चार्ज कैरियर नहीं जा पाएंगे, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा।
अच्छा, इक्विलिब्रियम में कोई नेट करंट फ्लो नहीं करेगा, हम लोगों ने इतना पढ़ा था। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करूंगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करने से मान लो मैंने शुरुआत में वेरी लो वोल्टेज दिया, तो मेरा बैरियर पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा, जो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल होगा वो ये प्लेस हो गया। नाउ दिस फर्स्ट लेवल रिप्रेजेंट कि मैंने कुछ स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज की है। पहले बैरियर पोटेंशियल V नॉट था, अब बैरियर पोटेंशियल मैंने V नॉट में से V अप्लाई कर दिया, अब मेरा बैरियर पोटेंशियल इतना है, यानी इसको बैरियर हाइट भी कहते हैं। मैं और थोड़ी वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो इतना पोटेंशियल हो जाएगा, और बढ़ा दूंगा तो ये अलग अलग हमारा जो बैरियर पोटेंशियल है। देखिए हम फिर से गलती कर देते हैं, हम V माइनस वी नॉट लिख देते हैं, V माइनस वी नॉट इज रॉन्ग। ये एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए क्रॉस करने के लिए, EV नॉट, क्योंकि V नॉट तो बैरियर पोटेंशियल है, EV नॉट यानी उतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने के लिए। मैंने आपको बताया ना, पोटेंशियल में E का मल्टीप्लाई कर दो एनर्जी बन जाती है, तो ये कट इन पोटेंशियल है, ये मिनिमम एनर्जी है रिक्वायर्ड टू क्रॉस द जंक्शन। अच्छा, अब फिर से मैं आपको समझा दूं कि हम लोग क्या सोच के बैठे हुए हैं कि हमारे पोटेंशियल लगाने से इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी भर जाती है और वो कूद के चला जाता है। हम इस भ्रांति को लेकर के पीएन जंक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर मैं इसकी तरफ एक सप्लाई लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन के पास पहले एनर्जी नहीं थी, लेकिन अब एनर्जी हो गई, अब वो कूद करके जाएगा। क्या ऐसा है क्या? फिर क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड पीएन जंक्शन? यू कैन डू योर वर्क, प्लीज डोंट लुक हियर। Partial learning, partial doing your work cannot make you understand the whole concept. बताइए मैंने क्या पढ़ाया? नहीं, बताइए what is barrier potential? Tell me. What is the effective barrier potential here? What is the effective barrier potential? What is the effective barrier potential in forward bias p-n junction diode? हाँ, मैंने no, it is V naught minus V. You have to tell this. अभी बताया बेटा, लिखा हुआ है इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल इज V नॉट माइनस V। मैं आई एम आस्किंग दिस, व्हाट इज इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल? ही हैव टू टेल V नॉट माइनस V, नॉट एबल टू गिव द आंसर, व्हाई? ही वाज नॉट लुकिंग एट हियर। यू कैन डू योर वर्क प्लीज। सो अब हम लोगों को ये समझना है, हम लोग इस गलती में रहते हैं कि हम पोटेंशियल देने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ा रहे, हम बैरियर पोटेंशियल को कम या ज्यादा कर रहे हैं। एनर्जी थी इसके पास, इतनी नहीं थी कि इसको क्रॉस कर जाए। तो बेटे बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझना है कि ये जो बैरियर पोटेंशियल है, इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट किया। अब मेरा जो बैरियर विड्थ थी, बैरियर पोटेंशियल था, वो मेरा कम हो गया, या ये जो डिप्लीशन लेयर विड्थ आप इसको बोलेंगे, डिप्लीशन लेयर विड्थ, ये कम हो गई। नाउ जो इलेक्ट्रॉन्स थे सफिशिएंट, जिनके पास एनर्जी थी, उनके पास जो सफिशिएंट एनर्जी थी वो क्रॉस कर सकते हैं, इजीली करंट मेरा फ्लो करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको इसमें ये समझना है, अब तो समझ में आ गया ना फॉरवर्ड वाइज में कैसे काम करता है। अच्छा, डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, ड्रिफ्ट क्यों नहीं हो रहा? आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, इसमें डिफ्यूजन कहां से आ गया सर? बेटे डिफ्यूजन आपको ना माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन नाम का वर्ड समझना है। व्हाट इज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन? अच्छा, मैं फिर से आप सभी लाइव वाले बच्चों से या यहाँ बच्चों से कहूंगा कि आप लोगों को एनसीईआरटी से ही पूरे नोट्स बनाने हैं, एक एक शब्द, कुछ भी काटना नहीं है, एक भी शब्द नहीं हटाना। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन क्या है? बहुत बच्चे क्या समझते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन को? गलती मैं बताता हूँ, बता सकते व्हाट इज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन? इसके बिना भी नहीं समझा सकते आप कि डिफ्यूजन क्यों हो रहा है। नो, दिस इज अ फिनोमिना। माइनॉरिटी क्या? हाँ, इज ए फिनोमिना। क्या फिनोमिना बता रहे थे आप? एन से होल्स फाइन, इसको माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन कहते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग। हम क्या समझते हैं कि माइनॉरिटी कैरियर्स का एक जंक्शन से क्रॉस करना, दूसरे जंक्शन पे जाना, दैट इज कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। नॉट, दिस इज नॉट माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। बेटे आपको समझाना है कि सर जब पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में, पी रीजन में होल्स ज्यादा है, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जब फॉरवर्ड वाइज से कनेक्ट किया, बैरियर पोटेंशियल कम हो गया, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल कम हो गया, तो जब यहां से होल कूद करके यहां आ जाएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां आ जाएंगे, तो ये माइनॉरिटी कैरियर्स के रूप में यहां जमा हो जाएंगे। इसको कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। नॉट माइनॉरिटी कैरियर्स आर मूविंग, दैट मेक्स अस माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, राइट? So when holes moves from p region to n region,
they becomes minority carrier in n region. When electrons moves from n region to p region, they becomes minority carriers in p region. This is called minority carrier injection, and it happens in forward wise case. फॉरवर्ड वाइज में हो रहा है, मेजॉरिटी कैरियर ही भाग सकते हैं. अच्छा, अब आप ये कहेंगे सर अगर ऐसा है तो यहाँ होल्स अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाएंगे. जब एक साइड होल्स की मात्रा ज्यादा है, यहाँ होल की अमाउंट कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इस एंड पर कम है, द होल्स विल स्टार्ट डिफ्यूज फ्रॉम वन साइड ऑफ द जंक्शन to the other side of n region. The electrons will move from one side of the p region to the another side of p region. The electrons tends to move here, the holes tends to move here, but this phenomena is not drift, that is diffusion. So this is my current due to holes, this is current due to electrons, that makes up total current is this. This is my forward wise current. The direction of current is opposite to direction of electrons. Electrons are moving in this direction, current is moving in this direction, the holes are also moving. Now the direction of current is similar to the direction of movement of holes. The current is due to both hole current and electron current. Is it clear? You have to remember this word. It is not drift, it is diffusion. But drift is also there in forward bias case. Drift is also there in forward bias case. आप ये समझिए ना कि मेजॉरिटी की वजह से ही तो डिफ्यूजन होता है. अगर यहां मैंने परफ्यूम छिड़की है कमरे में, तो इस एंड पर परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, उस एंड पर परफ्यूम के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है, तो अभी तो ये फ्लो हो रहा है. तो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से डिफ्यूजन होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से. पर वो बात एक अलग है कि सर वो जब दूसरे रीजन में जाते हैं तो माइनॉरिटी बन जाते हैं. तो आपको सबसे पहले बेटे क्या समझाना है, अगर आपको पेपर में बेटे प्लीज डोंट टॉक, है ना, आपको सबसे पहले पेपर में समझाना है कि पी रीजन को पॉजिटिव से कनेक्ट करो, एन रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट करो. आपको फिर उसके बाद ये फिनोमेना समझानी है कि सर इसके अंदर बिल्ट इन पोटेंशियल, आप पूरा नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन, पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन, डिप्लीशन रीजन, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, और बिल्ट इन पोटेंशियल को बेटे बैरियर पोटेंशियल नाम दे दो. और बैरियर पोटेंशियल के बाद फिर सीधे अपना टर्म क्या उठा कर लेके आओगे, अप्लाइड वोल्टेज. और अप्लाइड वोल्टेज के बाद फिर ये वाला टर्म भी मेंशन कर दोगे, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल इज V0 माइनस V. और बेटे फिर ये दिखाओगे. फिर उसके बाद ये लाइन लिखोगे कि कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाएंगे, जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स से वो कूद करके चले जाएंगे. मेरे फॉरवर्ड वाइज लगाने से इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा. तो जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे अब वो भी उठ के आना शुरू कर दे. इट इज नॉट सो कि मैंने उनको लगाने से उनको भगाना शुरू कर दिया, नहीं, दैट इज नॉट सो. Now the less energy electrons can also go from p region to the holes can go from p region to n region, electrons from n region to p region. Is it clear? Fine. So फिर उसके बाद आपने इतना पॉइंट समझा दोगे. फिर इसके बाद बेटे आप ये बताओ फिर माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन का वर्ड उठाओगे कि जब मेजॉरिटी कैरियर्स दूसरे रीजन में जाते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर बन जाते हैं. चाहे होल्स जाएं तो ये माइनॉरिटी कैरियर्स हो गए, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएं तो ये यहाँ जाके माइनॉरिटी में हो गए. ठीक है ना, जैसे पाकिस्तान से मुस्लिम हिंदू भारत में आए तो वो माइनॉरिटी कहलाते हैं, और यहाँ के हिंदू वहां माइनॉरिटी में कहलाते हैं. तो इसी को कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन. और फिर आप ये समझाएंगे क्योंकि ये माइनॉरिटी में गए हैं, यहाँ इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ इनका एक एंड पे इनका कंसंट्रेशन कम है, इसलिए इनका डिफ्यूजन होगा. और फॉरवर्ड वाइज में जो करंट फ्लो करता है वो डिफ्यूजन से फ्लो करता है. और आप इसको समझाएंगे कि सर ये केवल मिली एम्पियर रेंज में फ्लो होगा. आपको हमेशा याद रखना है कि फॉरवर्ड वाइज में जो करंट होता है वो मिली एम्पियर रेंज में फ्लो होता है. आप यहाँ ये भी समझाएंगे कि सर कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स जो होंगे वो भी तो मूव करेंगे. जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर होल्स हैं, है ना, ये भी मूव करेंगे. और ये जो मूव करेंगे ड्रिफ्ट करंट बनाएंगे, और ये करंट माइक्रो एम्पियर रेंज में होगा. हम इसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं. कहाँ मिली एम्पियर और कहाँ माइक्रो एम्पियर, 1000 गुने का डिफरेंस हो गया. बेटे सभी को समझ में आ गया. मैं पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि मुझे एक एक्सपेरिमेंट करवाना है लैब में, तो मैं सर्किट डायग्राम और पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी अभी एक्सप्लेन करूंगा. आगे बढ़े. ठीक है, अब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस पढ़ते हैं. सो रिवर्स बायस में आप ये कहेंगे कि सर अब यहाँ माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन का वर्ड यूज नहीं करेंगे. अब वही क्या हम करते हैं यहाँ कि पी रीजन को नेगेटिव से और एन रीजन को पॉजिटिव से. अच्छा, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें. हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं
Since sir the barrier potential was initially V naught and now you have to tell one word also. मैंने फॉरवर्ड वाइज में नहीं बताया था बेटे, जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना फॉरवर्ड वाइज में, वो बैरियर पोटेंशियल का अपोजिट साइन होती है ना, अपोजिट साइन है ना, जैसे बैरियर पोटेंशियल ये है बैरियर पोटेंशियल, और हम ऐसे अप्लाई कर रहे थे, फॉरवर्ड वाइज के केस में अपोजिट लगा रहे थे। पर हम यहाँ शुरुआत कैसे करेंगे, हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि कि पी रीजन को नेगेटिव से, एन रीजन को पॉजिटिव से, और जो हमने वोल्टेज अप्लाई की वो बैरियर पोटेंशियल की कैसी है, अब सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, यानी बैरियर पोटेंशियल का वोल्टेज भी इस डायरेक्शन में है और अप्लाइड वोल्टेज का पोटेंशियल भी इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है। तो ड्यू टू दिस बैरियर विड्थ बढ़ जाएगी। आप ये बताएंगे कि बैरियर विड्थ बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बैरियर विड्थ बढ़ जाएगी तो पहले की अपेक्षा जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे अब वो भी जाना बंद कर देंगे। इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल बढ़ने से now effective barrier potential is V naught plus V, right? आपसे पेपर में पूछेगा कि in forward bias what is the effective voltage, V minus V naught, is it correct? V naught minus V, that is very important, that is effective applied voltage। V minus V naught is कितनी उसको इफेक्टिव मिल रही है, कितना ड्रॉप हो रहा है, V minus V naught is वोल्टेज ड्रॉप। अच्छा कोई मैं एक और पॉइंट पे डिस्कशन करूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि आखिर वोल्टेज मैक्सिमम ड्रॉप कहां होता है। अच्छा तो बेटे रिवर्स वाइज पे आते हैं, क्योंकि हमारा डिप्लीशन लेयर विड्थ बढ़ चुकी है तो अब हमारे चार्ज पार्टिकल मूव तो नहीं कर पाएंगे, ज्यादा एनर्जी वाले मूव नहीं करेंगे। लेकिन आप यहाँ बताएंगे कि कुछ जो माइनॉरिटी के जो चार्ज कैरियर्स होंगे, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें जो होल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये जंक्शन पे आकर के देखो इसमें भी एक वर्ड है स्वेप्ट इन, वो भी आपको याद रखना है। हम बेटे बहुत मिस्टेक करते हैं इसको समझाने में, स्वेप्ट इन, स्वेप्ट, और फिर इसमें ड्रिफ्ट नाम का एक शब्द आएगा। हमें इन दोनों वर्ड्स पे बड़ा ध्यान देना है। देखिए ड्रिफ्ट कैसे हो रहा है आप समझ गए होंगे, स्वेप्ट के बाद ड्रिफ्ट। जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन की साइड पर आएंगे, they tends to you can say collect at the junction, they swept in across the junction and come to this side. The holes as soon they come across at the junction, they swept in across the junction and reaches to the p side. The electrons which are the minority carriers, they swept in and reaches to the n side. Sir, this is called a drift due to applied electric, due to not you can say applied है ना, due to electric field। Since how why they are going to swept in, swept in क्यों हो रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो हो रहे हैं, जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने जो अप्लाई किया इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अक्रॉस आया। तो आप यहाँ बताएंगे कि सर ये ड्रिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का, समझ रहे हैं सभी बच्चे? तो हमको ये समझना है कि रिवर्स में ड्रिफ्ट होता है, फॉरवर्ड में डिफ्यूजन होता है, और बेटे डिफ्यूजन तो समझते हैं मेजॉरिटी की वजह से होगा, पर यहाँ ड्रिफ्ट माइनॉरिटी की वजह से कैसे हो रहा है। आप ये बताएंगे कि जब माइनॉरिटी के कैरियर्स यहाँ आकर के कलेक्ट होंगे, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दे गेट स्वेप्ट इन अक्रॉस द जंक्शन and reaches to the n side. These holes swept in across the junction and reaches, this is called drift of charge carriers. Due to this effective electric field or potential drop across the junction, है ना, चार्ज फ्लो करेंगे, this is called drift current, this is called the hole diffusion current, electron diffusion current। and you have to remember one more word is कि sir minority carriers are very less in numbers, minority carriers are very less, so the current is also very less। you can represent the current by, since the holes are moving in this direction, the electrons are moving in this direction, the effective direction of current is this, this is called I, drift। I you can say drift current, and it is in microampere range। minority carriers are very less in numbers, hence current is also very small। is it clear to all of you? Okay, correct। but one thing you have to remember is the current flows due to both of the phenomena, diffusion current and drift current। the total current flowing through a PN junction diode under forward bias is due to the both diffusion current and drift current।
But in forward bias case, sir, diffusion current is in milliampere range and the drift current is in micro. अब बेटे जो फिनोमेना मैंने आपको यहां समझाई है ना ड्रिफ्ट की, वो फिनोमेना फॉरवर्ड में भी होगी, क्योंकि बहुत स्वेप्ट इन बहुत कम होंगे, जब बैरियर पोटेंशियल बहुत कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम है, तो बहुत कम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर स्वेप्ट इन होंगे माइनॉरिटी के, तो माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करेगा. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, आई इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट प्लस आई डिफ्यूजन in forward bias case. Is it clear to all of you? Fine, nice, clear. Okay, now one more important thing is from the point of view of lab, आपको लैब में कैसे कनेक्शन करना है, बड़ा सिंपल है. पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड में कनेक्ट कर दो, एक मिली एम्पियर लगा लीजिए, एक की लगा दो, और उसकी हम पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे. पेपर में 2 नंबर में पूछता है पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए. अच्छा बेटे, आपको याद रखना है कि सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, बिल्ट इन पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, ये सारे वर्ड एक ही हैं. तो सिलिकॉन डायोड के लिए कितनी होती है और जर्मेनियम के लिए कितनी होती है बताइए. सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट, 7 वोल्ट, कितनी 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.3 या 2, दोनों लिखा हुआ है बुक्स में, 0.3 एंड 0.7. सिलिकॉन के लिए ज्यादा होती है और जर्मेनियम के लिए बिल्ट इन पोटेंशियल कम होता है. तो इसलिए हम लोग मोस्टली जर्मेनियम को यूज करते हैं. आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विच डायोड इज बेटर टू यूज, सिलिकॉन और जर्मेनियम एट लो वोल्टेज, 1 मार्क क्वेश्चन. तो आप इसका आंसर बताएंगे जर्मेनियम, बिकॉज इट्स कट इन वोल्टेज इज लेसर देन सिलिकॉन. ये एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं. मैं एक पॉइंट जो आपको बताना चाह रहा था फॉरवर्ड वाइज में, उसे भी डिस्कस करते हैं. चलिए पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेते हैं. तो सिंपल सा केस है कि सर ये पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, और हमने सर यहाँ क्या किया, एक बैटरी लगा दी, पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा लें, क्या करें, एक सीरीज में एक आमीटर लगा लें, है ना, और पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा लें, है ना, वोल्ट मीटर लगा लें, और एक बैटरी लगा दें. ऐसा लगा सकते हैं. एक की भी लगा लेते हैं. ठीक है. अब पीएन जंक्शन किस में कहलाएगा, फॉरवर्ड में या रिवर्स में, फॉरवर्ड में. ठीक है. अच्छा, इसकी अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है तो आपको ना इसमें ये गलती मत करना, इसमें रेंजेस हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं. जैसे दिस इज माय 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली. दिस इज करंट इन आई इन मिली एम्पियर रेंज, 20 मिली एम्पियर, 40, 60, 80, 100, 120. But you have to remember one thing, the mistake we always used to do is, this is microampere, because in reverse bias the current flows in microampere, and this is also not volt. We will take it in much amount. We will take 20 volt, 40 volt, 60 volt. स्केल लीनियर नहीं रख रहा हूं. लार्ज रिवर्स वाइज में ज्यादा वोल्टेज लगाने पे करंट फ्लो करेगा, उसको एवलांची ब्रेकडाउन कहते हैं. क्योंकि हमारे सिलेबस में से जीना डायोड डिलीट हो चुका है, तो मैं जीना डायोड डिस्कस नहीं करूंगा. मैं केवल आपको एवलांची ब्रेकडाउन थोड़ा सा एक आपको आइडिया दूंगा, आपको सभी को आता भी होगा. अच्छा देखो, सिंपल सी बात थी कि सर 0.6 वोल्ट तक तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, 0.6 वोल्ट तक तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, 0.7 वोल्ट तक, क्योंकि जर्मेनियम की बात कर, सिलिकॉन की बात कर रहा हूं. और जैसे ही मैं 0.7 वोल्ट से ज्यादा लगा दूंगा, मेरे इलेक्ट्रॉन्स और बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करना शुरू कर देंगे, करंट तेजी से फ्लो करेगा. अब सारे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, लीनियरली इंक्रीज नहीं करेगा करंट, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा. आपको इस बात पर ध्यान देना है कि करंट लीनियरली इंक्रीज नहीं करता, एक्सपोनेंशियली. बेटे ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल करके आया कि करंट का काम ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहा है, वो तो बैरियर पोटेंशियल को कम कर रहा है. एक बार बैरियर पोटेंशियल कम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ओवरकम करके करंट को फ्लो करेंगे, इसलिए ये लीनियर नहीं है. तो आपको ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी ऐसे याद रखना है. ये मेरी फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स है. इतनी बात सभी को समझ में आ गई. हाँ, अब हम रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स की बात समझते हैं.
देखो रिवर्स वाइज में हम क्या करेंगे, मैं यहां लिख लेता हूं एमीटर। जब आप वोल्ट मीटर वी आर मेजरिंग इन वोल्ट्स एंड ammeter वी आर यूजिंग इन मिली एम्पियर रेंज, राइट। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये माइक्रो एम्पियर में मेजर करेंगे। अगर मैं इसको रिवर्स वाइज में कनेक्ट करता हूं तो बस उल्टा कर दूंगा, या नेगेटिव या पॉजिटिव, या नेगेटिव या पॉजिटिव। देखो सिंपल सी फिनोमेना ये है कि बहुत लंबे समय तक करंट को फ्लो नहीं करेगा। रिवर्स वाइज में केवल आपको ड्रिफ्ट करंट मिलेगा, बहुत नाम मात्र का करंट मिलेगा। तो आप कितना भी नेगेटिव में वोल्टेज लगाइए, कितना भी नेगेटिव में वोल्टेज लगाइए, आपको करंट नहीं मिलेगा, करंट नहीं मिलेगा, ना के बराबर करंट मिलेगा। कौन सा करंट है, ये ड्रिफ्ट करंट है, ड्रिफ्ट करंट है, करंट नहीं मिलेगा। एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जब आपका डिप्लीशन लेयर विड्थ बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगी, तो उसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो एन रीजन और पी रीजन के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से नए इलेक्ट्रॉन होल के जोड़े क्रिएट होंगे, पेयर क्रिएट होंगे, फिर वो भागना शुरू कर देंगे। तो बेटा आप ये बात समझाएंगे कि एक लिमिट के बाद अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं रिवर्स में तो ब्रेक डाउन होता है, नए इलेक्ट्रॉन होल के पेयर क्रिएट होते हैं और हमारा करंट तेजी से फ्लो करता है। इसको हम क्या करते हैं, एवलांची ब्रेकडाउन कहते हैं, और हम इसको जीना डायोड की एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जरा अनम्यूट होकर के बता सकते हैं लाइव वाले बच्चे कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। चलिए हम यहाँ करंट की वैल्यू लिख लेते हैं 20, 10, 20, 30, 40, 50 एंड आई शुड राइट हेयर 20 मिली एम्पियर टू 20, 40, 60, 80, 100। मैंने 0.2 का ही रेंज नहीं लिया है, 0.2 यानी बहुत छोटी वोल्टेज, रिवर्स में तो बहुत ज्यादा वोल्टेज लगानी पड़ेगी। तो बेटे वोल्टेज एक पोजीशन ऐसे ही करना, बहुत तेजी से फ्लो करेगा, और मैं इसको VBR कह रहा हूं, ये मेरी ब्रेकडाउन वोल्टेज है। आप बताएंगे कि एक लिमिट के बाद वोल्टेज बढ़ाने से नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पहले की अपेक्षा मतलब एक लिमिट के बाद बढ़ जाएंगे और कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल के जोड़े पेयर क्रिएट होंगे, चार्ज कैरियर्स मिल जाएंगे, करंट बढ़ जाएगा, और दैट करंट इज कांस्टेंट करंट that does not depends upon applied voltage, it is not changing with voltage. So if the current is very constant, it means you can use this diode as a constant current device, so that we used to make our mobile chargers, power supply, power banks, they are all having constant voltage source or constant current source. We make use of this, we connect the Zener diode in reverse bias, sufficient amount of voltage, in breakdown it gives you a constant supply. अगर हम एक लिमिट के बाद इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारा पीएन जंक्शन डैमेज हो जाएगा। आप इस बात को भी लिखेंगे, ओवर हीटिंग होने से हमारा पीएन जंक्शन कैसा हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो बेटे आप जब लैब में जाएंगे तो बस आपको एक पीएन जंक्शन का एक सेटअप बॉक्स होगा पूरा, उस बॉक्स में आपको ऐसे कनेक्ट करने होंगे, अमीटर वोल्ट मीटर के कनेक्शन करने होंगे, और अमीटर वोल्ट मीटर के नॉब्स को आप घुमा करके बैटरी के वोल्टेज को कम ज्यादा करके फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे और रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। ये आपको करना है, मैं यहां समझा चुका हूं, लैब में इसको नहीं समझाऊंगा, लैब में केवल आपको अप्रेंटिस दूंगा करने के लिए। समझ में आ गई सभी की ये बात? चलिए ठीक है, मैं समय को देखते हुए ही आगे बढ़ूंगा। कितना समय बाकी है, फिर मुझे उसके बाद रेक्टिफायर्स पढ़ाने हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। सो पीएन जंक्शन डायोड एक्टिंग एज अ पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। अच्छा बेटे आपको इसमें एक डायनामिक रेजिस्टेंस और समझना है, वो भी एक आध नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाए तो आप कर दें। बैठो, एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन भी आप सभी करिएगा, संभावना है कि पूछा जाए। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि 100 मिली एम्पियर पे कुछ वोल्टेज दी हुई है, और बोला है कि भाई ये बताओ कि अच्छा ये भी दिया हुआ कि 80 मिली एम्पियर पे क्या हो रहा है, 80 मिली एम्पियर पे कोई वोल्टेज दी गई है, बोले मुझसे बोला है कि बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस ये लीनियरली तो इंक्रीज नहीं कह सकते आप, इसको एक रेंज में लीनियर है, पूरी तरीके से ये कर्व लीनियर नहीं है। तो हम यहाँ डायनामिक रेजिस्टेंस निकालते हैं इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर अंडर पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड वाइज वी कैलकुलेट डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या निकालते हैं, बिकॉज द रेजिस्टेंस इज चेंजिंग विद अप्लाइड वोल्टेज, डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, इसलिए इसका नाम डायनामिक रेजिस्टेंस है। और डायनामिक रेजिस्टेंस का मैं नाम लिख दूं तो आरडी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आरडी इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट। सभी को समझ में आ गया डायनामिक रेजिस्टेंस। इसका एक न्यूमेरिकल बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में, आपको करना है, समझना है, और नहीं आते तो मुझसे पूछोगे, ठीक है।
डायनामिक रेजिस्टेंस क्या है? क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। कितनी वोल्टेज में मैंने चेंज किया, कितना करंट में चेंज आया, इन दोनों का रेशियो, पर ये लीनियर रेंज की मैं बात कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हम लोग रेक्टिफायर समझते हैं। देखिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम रेक्टिफायर का है। आप सिंपल से कहेंगे, आपके सिलेबस में दो तरीके के रेक्टिफायर हैं, मतलब होते ही दो हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो दो तरह के होते हैं, एक सेंटर ट्रैप और एक ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें हम 4 डायोड यूज करते हैं, सेंटर टेप में 2 डायोड यूज करते हैं, हाफ वेव में 1 डायोड यूज करते हैं। हमको फिर से समझा देता हूं कि हमको जो रेक्टिफायर है वो 2 सर्किट होते हैं रेक्टिफायर के। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग बुक की रीडिंग लगाएं, ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। इसमें हम एक ही डायोड यूज करते हैं और एक हम ट्रांसफॉर्मर यूज कर लेंगे, है ना, लोड यूज कर लेंगे, वो बात एक अलग है। इसमें तो हम एक सिंपल ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, हम इसमें 2 डायोड्स यूज करते हैं और एक सेंटर ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, हम जो लोग इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट हमेशा एसी है, टाइम के साथ इनपुट हमारी वेरिंग कर रही है, दैट इज कॉल्ड वीएसी वोल्टेज। लेकिन हमको हाफ वेव रेक्टिफायर जो आउटपुट देगा वो हाफ वेव देगा, टाइम के साथ केवल जो हमको वेव मिलेगी वी, दैट इज समथिंग लाइक दिस, एक वेव मिली फिर एक एब्सेंट, एक वेव मिली एक एब्सेंट। और मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो मुझे पूरी वेव फॉर्म मिलेंगी फुल वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, हमको बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेपर में सिंपल इससे कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन बनता नहीं है। इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी आप यहाँ देख सकते हैं, टाइम पीरियड यहाँ कितना है, वहां टाइम पीरियड कितना है, उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, डबल होगी या हाफ होगी। सर्किट रियलाइजेशन आता है कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाओ और इसको समझाओ, या फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाइए और समझाइए, है ना। तो हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट समझते हैं। ठीक है, टू बी ब्लड। सो बेटे मैं होमवर्क दूंगा एक आप लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के बारे में पढ़ने के लिए। थोड़ा सा बस मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। हम लोग इसमें करते क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी है, ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी है, और यहाँ हम 220 वोल्ट एसी देते हैं और 50 हर्ट्ज है। चलो ठीक है, जाओ इसको फिर कल खत्म करते हैं क्योंकि टाइम बाउंड है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िएगा और फिर मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पूछूंगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये पल्सेटिंग एसी देगा, पल्सेटिंग डीसी देगा या प्योर डीसी देगा, तो हम फिल्टर यूज करेंगे, फिल्टर के बारे में मैं कल स्टडी करूंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।